अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तारिक सिकंदर। स्टूडेंट्स, हमने सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 20 जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने जो है वो उसका लास्ट टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, वो आज हमने इसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है लेजर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम लेजर की जो है वो डेफिनेशन देखते हैं। लेजर की डेफिनेशन होती क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है लेजर इज द एक्रोनिम फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। स्टूडेंट्स, आपको इसकी डेफिनेशन अभी समझ नहीं आने वाली। इससे बेहतर ये है कि हम पहले इसको डायग्राम की हेल्प से समझें। जब डायग्राम की आपको समझ आ जाएगी, इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस को हम समझेंगे, तो फिर मैं आपको डेफिनेशन की तरफ लेके आऊंगा। यकीन करें कि वो डेफिनेशन आपके लिए आसान हो जाएगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है लेजर की प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं लेजर की प्रॉपर्टीज के। सबसे पहले इंटेंस। लेजर इंटेंस होनी चाहिए, बल्कि लेजर होती इंटेंस है। इंटेंस का मतलब तेज। ओके। नेक्स्ट है मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है जिसकी जो वेवलेंथ होती है वो सिंगल होती है। मींस के अगर आप ऑर्डिनरी लाइट की बात करें तो उसमें जो है हमारे पास कोई एक सिंगल वेवलेंथ नहीं होती, ठीक है। तो जो लेजर होती है उसमें हमारे पास जो वेवलेंथ में सिंगल होती है। अगर रेड है तो प्योर रेड होती है, अगर ब्लू है तो प्योर ब्लू होती है, मींस का सिंगल वेवलेंथ होती है। उसके बाद है कोहेरेंट। लेजर जो है वो कोहेरेंट होनी चाहिए। कोहेरेंट का मतलब होता है कि उसका जो फेज डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, ये जरा ना देखिएगा। अगर यहां पर मैं एक वेव बनाऊं, ठीक है, और दूसरी वेव भी बिल्कुल इसके नीचे बना दूं यूं करके, स्टूडेंट्स अब आप एक चीज नोट करें कि यहां पर जो है ये मेरे पास क्या है, क्रेस्ट है, और ये है ट्रफ। ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ। तो क्रेस्ट क्रेस्ट पे फॉल कर रहा है, ट्रफ ट्रफ पे फॉल कर रहा है। तो इसका मतलब इनका जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब होता है कोहेरेंट है। ओके, तो लेजर कोहेरेंट होने चाहिए। नेक्स्ट है यूनिडायरेक्शनल। लेजर यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो एक तरफ होनी चाहिए। जैसे ऑर्डिनरी लाइट है, जब वो मतलब सोर्स मीडियम से जो है वो निकलती है, ठीक है, वो स्प्रेड हो जाती है डिफरेंट डायरेक्शंस में। ऐसे नहीं है, लेजर जो है जैसे निकलेगी उसकी डायरेक्शन सिंगल होनी चाहिए, ठीक है। ये आपने याद रखना है। वो आपने बचपन में जो है वो लेजर चलाए होंगे, ठीक है, तो आप देखते होंगे कि लेजर बड़ी दूर तक जो है वो जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो यूनि डायरेक्शन होती है और उसकी जो वेवलेंथ वो सिंगल होती है, मोनोक्रोमैटिक होती है। स्टूडेंट्स, अब हम डिफरेंट प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो प्रोसेस होगा वो है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, फिर उसके बाद स्पॉन्टेनियस एमिशन, देन स्टिमुलेटेड एमिशन, फिर हम देखेंगे कि नॉर्मल पॉपुलेशन क्या होता है, फिर देखेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है। स्टूडेंट्स, ये जो 2 पॉइंट्स है ना, ये नीचे वाले, ये बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, जहां पर लेजर प्रोड्यूस होती है। बस आपने ये चीज याद रख लेनी है कि अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर लेंगे तो लेजर प्रोड्यूस हो जाएंगे। और उसके बाद हम देखेंगे मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है। तो ये 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है लेजर को प्रोड्यूस करवाने के लिए। अब चलते हैं हम जो है इनके डिफरेंट प्रोसेसेस के ऊपर कि लेजर कैसे प्रोड्यूस हो सकती है। अब स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की। अब आपको पता है कि हमारे पास एटम में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने ना 2 एनर्जी लेवल्स बना दिए। एक हमारे पास ग्राउंड एनर्जी लेवल है E1, एक हमारे पास एक्साइटेड एनर्जी लेवल है E2। अब इसका क्या मतलब है? फर्स्ट पहले स्टूडेंट्स, ये मेरे पास जो है वो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है। तो जो पहला एनर्जी लेवल है ना, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, वो ग्राउंड एनर्जी लेवल कहलाता है, जिसको मैंने E1 कह दिया, ठीक है। इसको ग्राउंड स्टेट भी बोल सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन ने यहां से निकलकर इस एक्साइटेड स्टेट पर जाना है, तो ये जो स्टेट होगी सेकेंड ऑर्बिट, ये कहलाएगा E2, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये सेकंड ऑर्बिट में जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के जो है थर्ड ऑर्बिट में भी जा सकता है, ठीक है। तो थर्ड ऑर्बिट इसका जो है वो एनर्जी लेवल होगा एक्साइटेड स्टेट। ओके है। तो अब स्टूडेंट्स, यहां पर मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में पड़ा हुआ है। अब आप मुझे ये बताएं कि इलेक्ट्रॉन तो ग्राउंड स्टेट में पड़ा है, मैंने इसको लेके जाना एक्साइटेड स्टेट E2 पे, तो कैसे लेके जाऊंगा? इलेक्ट्रॉन, ये जो एनर्जी लेवल्स हैं E2 और E1, इनके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी में इसको प्रोवाइड करूंगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा। ओके हो गया? मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से लेके मैंने E2 तक लेके जाना है, तो इन 2 लेवल्स के बिटवीन जो एनर्जी डिफरेंस है उतनी एनर्जी प्रोवाइड करूंगा
तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के एक्साइटेड स्टेट पर चला जाएगा, या इन दोनों जो है वो एनर्जी लेवल्स के बिटवीन जो एनर्जी डिफरेंस है उससे इक्वल या ज्यादा एनर्जी दूंगा। अब ज्यादा एनर्जी दूंगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो किनेटिक एनर्जी के तौर पे यूज कर लेगा, मतलब इसकी जो मोशन है फास्ट हो जाएगी। ये आपने चीज याद रखनी है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पर हम जो लाइट फॉलो करवा रहे हैं, अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने एक वर्ड याद रखना है, इसको ऑप्टिकल पंपिंग के जरिए भी लेके जा सकती है। ऑप्टिकल पंपिंग क्या होता है, इसके ऊपर हम रेडिएशन फॉलो करवाते हैं, मतलब फोटोन फॉलो करवाते हैं। आपने चैप्टर नंबर 19 में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास जो लाइट्स होती है, रेडिएशंस होती हैं, वो फोटॉन्स की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है और भी तरीका होता है, हम इसको हाई पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब करंट पास करवा सकते हैं। जब करंट पास करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आएगी, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास स्पॉन्टेनियस मिशन क्या होता है। अब इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में था, उसने रेडिएशंस मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब की और चला गया एक्साइटेड स्टेट T2 में। अब ये आ गया एक्साइटेड स्टेट में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम होता है ना, वो होता है 10⁻⁻⁸ सेकंड, और ये जो टाइम होता है ना बहुत कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जैसे ये टाइम जो है वो कंप्लीट होगा, इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद एक्साइटेड स्टेट में छोड़ेगा और कहां पे चला जाएगा, ग्राउंड स्टेट पे। और जब ये एक्साइटेड स्टेट में छोड़ के ग्राउंड स्टेट पर आएगा तो ये क्या करेगा, रेडिएशंस एमिट करेगा, ठीक है। अब कितनी रेडिएशन एमिट करेगा, जितनी रेडिएशन इसने अब्सॉर्ब की थी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, सॉरी स्टिमुलेटेड मिशन में, और एक्साइटेड स्टेट पे चला गया था, वही रेडिएशन वापस जाते हुए एमिट कर देगा। लेकिन ये रेडिएशंस जो एमिट करेगा, ये जो फोटोन एमिट करेगा, इसकी जो डायरेक्शन वो यूनिट डायरेक्शन में होगी, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो सकती है। जबकि लेजर प्रोड्यूस करवाने के लिए जरूरी है जो फोटोन है उनकी जो डायरेक्शन है वो यूनिट डायरेक्शन हो, उनका फेस क्या हो, कोहेरेंट हो, वो मोनोक्रोमेटिक हो, ठीक है। तो जहां पर जो फोटोन एमिट हो रहे हैं वो आर्बिट्रेरी हो रहे हैं, तो इसलिए यहां पर लेजर प्रोड्यूस नहीं हो सकती। नेक्स्ट स्पॉन्टेनियस एमिशन, उसके बाद है स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है। अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में है। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये भी एक्साइटेड स्टेट था तो ये भी एक्साइटेड स्टेट है, तो इन दोनों में फर्क है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इसको जोड़ने वाले हैं, ठीक है। इन तीनों प्रोसेसेस को आपस में जोड़ना है। जोड़ने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम 10⁻⁻8 सेकंड कब है, 10⁻⁻3 सेकंड लाइफ टाइम एक्साइटेड स्टेट का कब है। अच्छा, यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट पर इलेक्ट्रॉन है। अब स्टूडेंट्स आप एक चीज नोट करें, इसका लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट है, सॉरी बहुत ज्यादा ना, बहुत ज्यादा है। यहाँ पर शॉर्ट था, यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो 10⁻³ सेकंड टाइम बहुत ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इतना टाइम तो यहाँ पर स्टे नहीं कर सकता, क्योंकि इसको यहाँ पर स्टे करने के लिए काफी टाइम लग जाएगा। हम चाहते हैं कि इतना टाइम कंप्लीट होने से पहले नीचे आ जाए, ताकि जो हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट को छोड़ के ग्राउंड स्टेट पर जाते जाएंगे, उतनी जल्दी रेडिएशन इमिट होती जाएंगी। अगर हम चाहते हैं रेडिएशन जल्दी जल्दी इमिट हो, तो हमें इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट पर ले जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर तो टाइम बहुत ज्यादा है। तो अगर हम चाहते हैं टाइम यहाँ पर जो है वो टाइम से पहले इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाए, तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, इसके ऊपर जो है वो फोटोन फॉल करवाना पड़ेगा। अब बात करते हैं इस पर फोटोन कितना फॉल करवाना है। जाहिर सी बात है E2 E1 ये एनर्जी डिफरेंस के बराबर जो है अगर फोटोन फॉल करवाएंगे, ये वाला, ठीक है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो E2 को छोड़ के जो है वो E1 में आ जाएगा। अब क्या होगा, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ना ये गलती करते हैं कि जब फोटोन हम फॉल करवाते हैं तो इसके साथ टकराता है। नहीं, ये जो फोटोन जो E2 - E1 के इक्वल है, इनके डिफरेंस के इक्वल है, ये इसके साथ टकराएगा नहीं, बल्कि इसके पास से गुजरेगा यूं करके। तो इस इलेक्ट्रॉन और इस फोटोन इनके दरमियान क्या होता है, एटॉमिक रेजोनेंस होती है। एटॉमिक रेजोनेंस के नतीजे में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है और नीचे चला जाता है। अब ये फोटोन जो हमने फॉल करवाया था, ये तो सीधा चला गया इस डायरेक्शन में, ये देखें। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन जिसके पास एनर्जी मौजूद है, एनर्जी डिफरेंस के बराबर, वो जब ग्राउंड स्टेट पर जाएगा तो वो क्या करेगा, एक फोटोन इमिट करेगा, ये वाला। तो आप देखें यहाँ पर एक फोटोन था, लेकिन इनपुट हमारे पास एक फोटोन थी, आउटपुट में कितने फोटोन मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। और आपको पता है कि जो हमारे पास फोटोन्स होते हैं, ठीक है, जितने नंबर फोटोन्स होंगे, जो लाइट होती है वो उतनी ज्यादा ब्राइट होती जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फोटोन था, मतलब लाइट डिम थी। यहाँ पर हमारे पास फोटोन जो है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब लाइट ब्राइट हो जाएगी।
ओके हो गया। तो जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते जाएंगे और उन दोनों की जो डायरेक्शन है वो भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, फेज डिफरेंस भी सेम है, इसलिए यहाँ पर लेजर प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसका मतलब स्टिमुलेटेड एमिशन वो प्रोसेस है जहां पर लेजर को प्रोड्यूस करवाया जा सकता है, लेजर प्रोड्यूस होती है। ओके हो गया। अब देखें जरा इसकी डेफिनेशन। लेजर इज द एक्रोनिम फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन। देखें यहां पर लाइट कम थी, फोटोन कम थी, यहां पर फोटोन ज्यादा हो गए। फोटोन ज्यादा होने का मतलब है लाइट एम्प्लीफाई होगी, लाइट बढ़ गई है। ठीक है, इसको कहते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, किस प्रोसेस के जरिए? स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस के जरिए। तो इस तरह इसकी डेफिनेशन आती है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। आई होप कि अब आपको लेजर की डेफिनेशन जो है वो समझ आ गई होगी कि कौन से प्रोसेस के थ्रू हम लेजर को प्रोड्यूस करवा सकते हैं और लाइट कैसे एम्प्लीफाई की जाती है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्मल पॉपुलेशन। नॉर्मल पॉपुलेशन क्या होता है और हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है? अच्छा स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन का मतलब होता है आबादी। मतलब एक तरफ जो है वो 50 बंदे खड़े हैं, एक तरफ जो है वो 200 बंदे खड़े हैं, तो हम कहेंगे जहां पर 200 बंदे खड़े हैं उस एरिया में पॉपुलेशन क्या आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन। तो नॉर्मल पॉपुलेशन क्या होता है? अगर स्टूडेंट्स ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ एटम्स, अगर ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे और एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, ठीक है, तो हमारे पास ऐसा जो प्रोसेस होगा वो क्या रहेगा? नॉर्मल पॉपुलेशन। ठीक है, नॉर्मल पॉपुलेशन का मतलब ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम, तो ये क्या रहेगा? नॉर्मल पॉपुलेशन। नेक्स्ट है पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है? अब ये इसका बिल्कुल इन्वर्स है, उलट है। अगर ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, तो जब एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन का। ये बिल्कुल एक दूसरे का ऑपोजिट है, आपने चीज याद रखनी है। एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे किसके मुकाबले में? ग्राउंड स्टेट के मुकाबले में, तो वो वहां पर पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाएगी। जैसी पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगी वहां पर लेजर प्रोड्यूस हो जाएगा। इसलिए पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करना जरूरी है ताकि लेजर को प्रोड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट है मेटास्टेबल स्टेट। स्टूडेंट्स, मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है? इंशाल्लाह जब आगे मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। मेटास्टेबल स्टेट हमारे पास लॉन्ग लिव्ड एक्साइटेड स्टेट होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा लंबे टाइम तक, ज्यादा टाइम तक जो है स्टे कर सकता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन जो है वो बड़ा शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, तो ये मेटास्टेबल स्टेट नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम के लिए स्टे कर सकता है, तो ये लॉन्ग लिव्ड एक्साइटेड स्टेट है। तो ये स्टेट क्या रहेगी? मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है, और मेटास्टेबल स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में जाएगा तब लेजर प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब मेटास्टेबल स्टेट वो स्टेट है जहां पर लेजर प्रोड्यूस होती है। ओके हो गया। और मेटास्टेबल स्टेट वो स्टेट है जहां पर पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होती है। इसलिए मैंने बताया था ये दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम ना ये डिफरेंट जो प्रोसेसेस किए हैं ना इनको हम जोड़ देते हैं एक डायग्राम में। यहाँ पर मैंने 3 एनर्जी लेवल बना दिए, 3 एनर्जी स्टेट्स बना दी। एक हमारे पास है E1, E2 और तीसरी है E3। अच्छा, अब स्टूडेंट्स जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड स्टेट है हमारे पास E3, उसका लाइफ टाइम 10⁻⁸ सेकंड। ये तो हमारे पास बड़ा शॉर्ट टाइम है इलेक्ट्रॉन में स्टे करने का, शॉर्ट लिव्ड एक्साइटेड स्टेट है। और ये जो दूसरी हमारे पास E2 स्टेट है, ये इसका जो लाइफ टाइम है वो 10⁻³ सेकंड है एटम्स का स्टे करवाने का। इसका मतलब एटम्स इलेक्ट्रॉन्स जहां पर ज्यादा लंबे टाइम तक जो है ज्यादा टाइम तक जो है स्टे कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या रहेगा? लार्ज लिव्ड एक्साइटेड स्टेट है। तो ये क्या रहेगी? मेटास्टेबल स्टेट। और ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये हमारे ग्राउंड स्टेट पर मौजूद है। अच्छा, अब हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट पर लेके जाना डायरेक्ट E3 पे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये पूछते हैं कि सर हम इसको डायरेक्ट मेटास्टेबल स्टेट पे क्यों लेके जा सकते? वो भी तो एक्साइटेड स्टेट है। तो स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट मेटास्टेबल स्टेट पर एटम्स को नहीं लेके जा सकते। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कहां पे लेके जाएंगे? E3 स्टेट पे। तो कैसे लेके जाएंगे कि इसके ऊपर जो है वो हम रेडिएशन फार करवाएंगे, मतलब फोटोन फार करवाएंगे। ठीक है, पंपिंग करने के लिए। अब रेडिएशन जो है उनकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? जाहिर सी बात है हमने E1 से E3 तक लेके जाना, तो E3 और E1 के दरमियान जो एनर्जी गैप है, इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़कर जो है एक्साइटेड स्टेट पर चले जाएंगे। जैसे हमने E3 माइनस E1 एनर्जी डिफरेंस के बराबर फोटोन को फार करवाया इसके ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ी और कहां पे चले गए? E3 पर।
अब स्टूडेंट्स आपको पता है E3 जो स्टेट है वहां पर जो एटम के स्टे करने का, इलेक्ट्रॉन के स्टे करने का जो टाइम है वो बहुत शॉर्ट है, तो इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद नीचे आ जाएगा मेटास्टेबल स्टेट पे। ठीक है, अब मेटास्टेबल स्टेट इसकी ग्राउंड स्टेट कहलाएगी। ठीक है, जो मेटास्टेबल स्टेट है वो इसकी क्या कहलाएगी, ग्राउंड स्टेट कहलाएगी। ठीक है, अब देखें जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट छोड़कर खुद ब खुद ग्राउंड स्टेट पर जाएंगे तो वो क्या करेंगे, रेडिएशंस एमिट करेंगे। तो ये कौन सा प्रोसेस है, स्टिमुलेटेड स्पॉन्टेनियस एमिशन का। स्पॉन्टेनियस एमिशन मैंने आपको समझाया था, लाइफ टाइम टाइम है वो बहुत शॉर्ट होता है, तो एटम्स जब खुद ब खुद नीचे आएंगे रेडिएशंस एमिट करेंगे, लेकिन वहां पर क्या होगा, जो रेडिएशंस एमिट होंगे, फोटॉन एमिट होंगे, उनकी जो मोशन जो डायरेक्शन है वो आर्बिट्रेरी होगी। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स जब इलेक्ट्रॉन्स 10⁻⁻⁸ सेकंड जो कि बहुत शॉर्ट टाइम है, इसके कंप्लीट होने के बाद खुद ब खुद नीचे आएंगे मेटास्टेबल स्टेट पर, तो ये रेडिएशंस एमिट करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं, तीन रेडिएशंस एमिट हो रही है और इनकी जो डायरेक्शन है वो आर्बिट्रेरी है, ये देखिए। और लेजर प्रोड्यूस होने के लिए जो डायरेक्शन है वो यूनिट डायरेक्शन होनी चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उसके दौरान जो रेडिएशंस एमिट होती है वो हमारे पास जो है वो लेजर प्रोड्यूस नहीं करवा सकती। अब बात करते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स मेटास्टेबल स्टेट पर आ जाते हैं तो यहाँ पर तो इसके स्टे करने का जो टाइम है वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम चाहते हैं लेजर प्रोड्यूस, लेजर तो होती है इंटेंस है, तो इंटेंस तेज लेजर प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन्स हमें जल्दी जल्दी नीचे हैं ग्राउंड स्टेट पर, ताकि जल्दी जल्दी जो रेडिएशंस एमिट हों, फोटॉन्स एमिट हों। फिर हम क्या करते हैं कि इनको टाइम से पहले नीचे लेके आने के लिए इनके ऊपर फोटॉन फॉल करवाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है एक बड़ी गलती ये करते हैं कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही फोटॉन फॉल करवाते हैं, जबकि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है मेटास्टेबल स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टिमुलेटेड जो है वो मिशन। ठीक है, तो स्टिमुलेटेड मिशन के दौरान जो हमारे पास एक ही फोटॉन काफी होता है इलेक्ट्रॉन को मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर लेके आने के लिए। ओके है, अब देखिए अब जब ये फोटॉन एक इसके पास से गुजरेगा तो क्या करेगा, एटॉमिक रेजोनेंस होगी। एटॉमिक रेजोनेंस के नतीजे में क्या होगा, ये तीनों इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे ग्राउंड स्टेट पर आएंगे। एक तो वो फोटॉन है जो हमने फॉल करवाया था उसकी डायरेक्शन भी इस तरफ, और इन तीन इलेक्ट्रॉन से जो रेडिएशन एमिट होंगी उनकी डायरेक्शन भी इस तरफ होंगी। ठीक है, तो आप देखें एक फोटॉन के नतीजे में कितने फोटॉन एमिट हो रहे हैं, 4 फोटॉन एमिट हो रहे हैं। तो यहाँ पर लाइट एम्पलीफाई भी हो रही है, सब फोटॉन्स की डायरेक्शन एक तरफ है। ठीक है, कोहेरेंट है, फेज डिफरेंस सेम है, मोनोक्रोमैटिक है, तो यहाँ पर लेजर प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके हो गया। एक और चीज यहाँ पर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नीचे आए हैं मेटास्टेबल स्टेट पर, यहाँ पर रेडिएशन एमिट हो गई है, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास रेडिएशन रही नहीं, तो यहाँ पर कैसे रेडिएशन एमिट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक चीज नोट करें, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर गए हैं तो इनके पास इतनी एनर्जी डिफरेंस के मुताबिक एनर्जी थी। जब वो यहाँ से निकल के यहाँ पे आए हैं तो इतने एनर्जी डिफरेंस के मुताबिक एनर्जी उन्होंने एमिट की है, लेकिन इतने एनर्जी डिफरेंस के मुताबिक एनर्जी उनके पास भी मौजूद थी जो उन्होंने बाद में एमिट की है। तो ये आपने चीज यहाँ पे याद रखेंगे। अब अच्छा स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है वो ये एवापोरेटेड ट्यूब है, जो आपके बुक पे डायग्राम बनी है, क्या है, एक चैम्बर है, एवापोरेटेड ट्यूब है। ठीक है, अब इसका जो एक पार्ट है इसको हमने जो है वो फुली सिल्वर्ड किया हुआ है, मतलब ये टोटली रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है इसका ये वाला, ठीक है, इसको हमने जो है वो पार्शियली जो है वो सिल्वर्ड किया हुआ है। ठीक है, मतलब पार्शियली रिफ्लेक्टेड होगा। टोटली रिफ्लेक्टेड का मतलब यहाँ पर रेडिएशन बाहर नहीं निकल सकती, फोटॉन्स बाहर नहीं निकल सकते, फोटॉन टकरा के वापस आ जाएंगे सारे के सारे, 5 फोटॉन के 5 वापस आ जाएंगे। लेकिन ये जो पार्शियली सिल्वर्ड होगा, पार्शियली रिफ्लेक्टेड होगा, इससे 5 फोटॉन टकराएंगे, उनमें से जो 1 या 2 फोटॉन एस्केप हो जाएंगे और बाकी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे 3। ठीक है, इसको पार्शियली रिफ्लेक्टेड इसलिए रखा है ताकि जो हमारे पास यहाँ से फोटॉन एस्केप होंगे वो लेजर बनाएंगे, जो कि लेजर हम प्रोड्यूस होती नजर आती है वो मीडियम के अंदर से। ठीक है, तो अब एक चीज नोट करें कि आपको पता इसके अंदर जो है वो हमने क्या करना है, गैस को फिल करना है। अब कौन सी गैस को फिल करना है ये इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो बिल्कुल इसके बाद टॉपिक है हीलियम नियॉन गैस लेजर वो समझाता हूँ। ठीक है, चलिए हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला टॉपिक है हीलियम नियॉन गैस लेजर। स्टूडेंट्स जो लेजर्स होते हैं वो डिफरेंट जो है वो टाइप्स की हो सकती हैं, वो सॉलिड लेजर भी हो सकती है जो सॉलिड से प्रोड्यूस करवाई जाती हैं, वो गैस लेजर भी हो सकती है, वो लिक्विड लेजर भी हो सकती है। लेकिन हमारा जो टॉपिक का हिस्सा है उसमें गैस को यूज किया गया और गैस से हमने लेजर को प्रोड्यूस करवाना है। अब कौन सी गैस हमने यूज की है यहाँ पर, वो है हीलियम और नियॉन लेजर। ये देखिए हमने
जो है वो एवाक्यूएटर जो है वो एक चैम्बर लिया था जिसके अंदर हमने गैस का फिल करना है। अब गैस कितनी टाइप्स की जो है वो फिल करनी है, 2 टाइप्स की। एक हमारे पास होगी हीलियम, एक हमारे पास होगी नियॉन। हीलियम 85% यूज करेंगे, नियॉन 15% यूज करेंगे। यहाँ पर ना बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर हीलियम भी गैस है तो हीलियम से भी तो लेजर को प्रोड्यूस करवाया जा सकता है, तो फिर नियॉन की जरूरत क्यों पेश है? ठीक है, तो हीलियम और नियॉन को हमने इसलिए ऐड किया है क्योंकि जो नियॉन होता है ना उसका जो एनर्जी मेटास्टेबल स्टेट्स होती है ना वो हीलियम के मेटास्टेबल स्टेट के नियरली आइडेंटिकल होती है। एक तो ये फर्क है, एक तो ये जो इनमें जो है वो कंपैरिजन है कि जो हमारे पास हीलियम और नियॉन का मेटास्टेबल स्टेट सेम होती है। एक तो ये चीज़ है, दूसरी ये है कि जो नियॉन है, नियॉन एटम्स हैं, उनका जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो सूटेबल होते हैं लेजर को प्रोड्यूस करवाने के लिए, इसलिए नियॉन को हीलियम के साथ जो है वो यूज किया जाता है। और यहाँ पर जो नियॉन जो सूटेबल होती है लेजर को प्रोड्यूस करवाने के लिए, तो नियॉन गैस एज एन एक्टिव मीडियम यूज होता है। एक्टिव मीडियम का मतलब ये है वो मीडियम जिससे लेजर प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर लेजर किस से प्रोड्यूस होगी? नियॉन से प्रोड्यूस होगी। तो नियॉन हमारे पास लेजिंग मीडियम होगा या एक्टिव मीडियम होगा। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक चीज नोट करें कि हमारे पास ये जो एनर्जी डिफरेंस है हीलियम का वो कितना है? 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऊपर मैं लिख देता हूँ, ये हीलियम है और ये हमारे पास नियॉन है। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो नियॉन का एनर्जी डिफरेंस होता है वो कितना है? 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पहले जो है वो यहाँ पर पड़े हुए थे ग्राउंड स्टेट पर। हमने इनको क्या किया? इन पर रेडिएशंस फॉल करवाए। जब रेडिएशंस फॉल करवाएंगे तो क्या होगा कि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होकर कहाँ पे चले जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट ऑफ मेटास्टेबल स्टेट ऑफ हीलियम। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पर आ गए हैं ये कोलाइड करेंगे नियॉन के एटम्स के साथ और अपनी जो एनर्जी है वो नियॉन के एटम्स को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, जब नियॉन के एटम्स को ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर बच्चे कहते हैं सर यहाँ पर 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, इसकी 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इनमें जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0.05 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। स्टूडेंट्स इतनी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की थी जो एक्साइटेड स्टेट पर चले गए थे, जब ये कोलाइड करेंगे नियॉन के ग्राउंड स्टेट एटम्स के साथ, ठीक है, तो अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देंगे? नियॉन के एटम्स को। तो ये जो बाकी एनर्जी है ना ये होती है काइनेटिक एनर्जी इनकी, क्योंकि फोटोन आपको पता है जो एवाक्यूएटेड चैम्बर होता है उसके अंदर ऐसे मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अपनी जो एनर्जी होती है किसको ट्रांसफर कर देता है? काइनेटिक एनर्जी वो नियॉन के एटम्स पर। इसकी वजह से जो नियॉन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्राउंड स्टेट से जाके कहाँ पे चले जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट पर नियॉन के। ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट कौन सी स्टेट है? मेटास्टेबल स्टेट है। सॉरी ये एक्साइटेड स्टेट है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि नियॉन के नीचे जो हमारे पास ये स्टेट है ये कहलाती है मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है, अब मेटास्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट के दरमियान एनर्जी डिफरेंस कितना होता है? 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब नियॉन के ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने लाइफ टाइम को कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि यहाँ पर इनका लाइफ टाइम बड़ा कम होता है -8 सेकेंड, तो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस मिशन होता है। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद नीचे आते हैं मेटास्टेबल स्टेट पर, और मेटास्टेबल स्टेट के बाद इनके ऊपर फोटोन हम फॉल करवाएंगे। फोटोन जब फॉल करवाएंगे तो ये मेटास्टेबल स्टेट से कहाँ पे जाएंगे? ग्राउंड स्टेट पर। जब ग्राउंड स्टेट पर जाएंगे तो यहाँ पर जो रेडिएशन स्प्लिट होंगे उनकी जो है वो डायरेक्शन भी सेम होगी। डायरेक्शन सेम होने का मतलब हमारे पास जो है वो तो इनका जो है फेस डिफरेंस भी सेम होगा। ये मोनोक्रोमेटिक होगी तो यहाँ पर लेजर प्रोड्यूस हो जाएगी। तो लेजर कौन से कलर की प्रोड्यूस होगी? रेड लेजर जो है प्रोड्यूस्ड होगी। अब बात करते हैं कि सर ब्लू लेजर भी तो होती है, लेजर की और भी कलर होती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक तो लेवल है नहीं, यहाँ पर हमारे पास बहुत से लेवल है। यहाँ भी लेवल है, यहाँ भी लेवल है, यहाँ भी लेवल है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हमें कौन से कलर की कौन सी वेवलेंथ की लेजर प्रोड्यूस करवानी है। तो हमें फिर क्या करना पड़ता है? एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को उस मेटास्टेबल स्टेट पर लेके जाना पड़ता है। उसके बाद उतने एनर्जी डिफरेंस के बराबर हमें जो है फोटोन फॉल करवाना पड़ता है। जब फोटोन फॉल करवाएंगे तो मेटास्टेबल स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो डिफरेंट कलर्स की जो है रेडिएशन स्प्लिट होगी। फर्ज कर लें यहाँ पर जो है वो और कलर की रेडिएशन जो है वो लेजर प्रोड्यूस हो रही है, तो अगर ये मेटास्टेबल स्टेट होती तो यहाँ से जब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो किसी और कलर की लेजर प्रोड्यूस होती। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी मेटास्टेबल स्टेट कौन सी है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि मैंने आपको लेजर का जो है वो टॉपिक इजी वे में समझा दिया है। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।